हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम जब मैं आपको क्वेश्चन देके गई थी स्टेबिलिटी ऑर्डर का, वो क्वेश्चन के साथ हम आए हैं लेक्चर नंबर 9 में। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, वही कि हमारा फर्स्ट मोस्ट फंडा क्या था कि सबसे न्यूट्रल वाले को पहले देखो। अब देखो, इनमें से न्यूट्रल तो कोई भी नहीं है, न्यूट्रल तो कोई भी नहीं है। इस पर भी नेगेटिव चार्ज है एक, इस पर भी एक नेगेटिव चार्ज है और इस पर भी एक नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल तो कोई नहीं है। सेकेंड फैक्टर होता है हमारा पाई बॉन्ड का। तो देखो, अगर तुम इन्हें ध्यान से देखोगे तो ये सारे एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर मैंने इस नेगेटिव को यहाँ पे शिफ्ट किया, ऐसे है ये, इस नेगेटिव को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया और इस नेगेटिव को ऐसे लेके आई, तो ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट में मैंने इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे ले आई और इस ट्रिपल बॉन्ड का जो नेगेटिव है वो यहाँ पे शिफ्ट किया, तो ये बन गया आपस में। मतलब कि एक दूसरे के सारे के तीनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है। और हमें बताना है इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो हम देखते क्या है, हम देखते हैं नेगेटिव चार्ज जो है हमारा, क्योंकि सब में ही नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज का क्या था कि नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। ठीक है, तो एक बार नेगेटिव है हमारा ऑक्सीजन के ऊपर, एक बार है हमारे ऑक्सीजन के ऊपर, एक बार है हमारे पास नेगेटिव कार्बन के ऊपर और एक बार है हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर। तो अगर मैं इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर बताऊं तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या है, O का सबसे ज्यादा, देन N का, देन C का। मतलब कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, उसके बाद कार्बन पे। मतलब कि ऑक्सीजन वाला कौन सा, P इज मोस्ट स्टेबल, देन नाइट्रोजन वाला दैट इज R, और उसके बाद है हमारे पास Q। ये हमारा हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। इस तरीके से जो है हम स्टेबिलिटी ऑर्डर के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो हमें प्लस एम दैट इज पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट का भाई जो कि था नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, उसे पढ़ना है। पर उससे पहले हमें जो हमने पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा है और उसकी हमने स्ट्रेंथ की बात की थी, तो अब हमें उसके एक टॉपिक और है जो मतलब है एप्लीकेशन ऑफ प्लस एम। मतलब कि कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ हम उसकी एप्लीकेशन देखते हैं, उसका एप्लीकेशन पार्ट कि हम कहाँ कहाँ पे स्टडी कर सकते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट होता तो है, उसकी कमजोरियाँ और उसकी स्ट्रेंथ भी हमने देख ली, लेकिन लगता कहाँ पे। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम कैसे देख के बताएंगे कि यहाँ पे प्लस एम लग रहा है और यहाँ पे जो प्लस एम है वो हमारे रेट को बढ़ा सकता है या रेट को घटा सकता है। तो चलिए, टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ प्लस एम इफेक्ट। ईच एप्लीकेशन के साथ मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी ताकि आपको जो कंसेप्ट है, वो जो एप्लीकेशन पार्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो क्या है हमारे पास टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ प्लस एम इफेक्ट। जो नंबर 1 एप्लीकेशन है, नंबर 1 एप्लीकेशन क्या है, हमें मेसोमेरिक प्लस एम की नंबर 1 एप्लीकेशन पढ़नी है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। मतलब कि एल्कीन की रिएक्टिविटी कैसे इफेक्ट करती है प्लस एम से। सेकेंड में हमें पढ़ना है रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, जो कि हमारी एरोमेटिक रिंग है बेंजीन, उसकी रिएक्टिविटी प्लस एम से कैसे रिलेटेड है। थर्ड वन हमें पढ़ना है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। मतलब कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, और इन तीन के अलावा फोर्थ वन जो है हमारे पास वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मतलब कि हमारे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को प्लस एम कैसे इफेक्ट करता है, कैसे रिलेटेड है हमारे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से। देखो, फर्स्ट वन हमें पढ़ना है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन हम पढ़ते हैं, ये सब मिटा के
नंबर 1 है हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास एक C डबल बॉन्ड C एटम है और इसके साइड में कोई ग्रुप, जैसे कि मैं यहाँ पे OMe लगा सकती हूँ, कोई एक ग्रुप मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है, और मुझे इसको रिएक्ट कराना है किसी इलेक्ट्रोफाइल से, और एक बार मैंने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिया और इसके साइड में कोई भी ग्रुप नहीं है, ठीक है, इस केस में यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है और इसको भी मैंने रिएक्ट कराया इलेक्ट्रोफाइल के साथ। अगर इसकी रेट है K1 और इसकी रेट है K2, तो हमें बताना है कि किसकी रेट फास्टर होगी, किसकी रेट स्लोअर होगी। तो देखो, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, मतलब कि जो कि इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ठीक है, मतलब ये तड़प रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिले। और दो हमारे पास कंपाउंड है, दो हमारे पास सबस्ट्रेट है, दोनों ही जो है इलेक्ट्रॉन रिच हैं, कोई एक कम है एक ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल किसको ज्यादा पसंद करेगा। मतलब कि अगर आप इलेक्ट्रोफाइल, एक गरीब है कोई और उसके पास दो चॉइसेस हैं कि एक तो उसे अंबानी के घर से ऑफर मिले और एक उसे जो है मिडिल क्लास फैमिली वाले से कोई ऑफर मिले, तो वो किसे एक्सेप्ट करना चाहेगा, ऑब्वियसली अंबानी को लेगा ना। मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जो ज्यादा धनवान होगा, जो ज्यादा मतलब कि पैसे वाला होगा, वो सोचेगा कि उसी के पास जाऊं फटाफट भाग के और जाके इलेक्ट्रॉन ले लूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो OMe है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कर क्या सकता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देगा और ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज इजीली अवेलेबल है इस इलेक्ट्रोफाइल के लिए। ये केस यहाँ पे नहीं है ना, ये केस यहाँ पे नहीं है, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे भी अटैक करेगा, मतलब कि ये जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे भी अटैक करेंगे इस इलेक्ट्रोफाइल पे, पर इसके कंपेरेटिवली स्लो करेंगे, ये डायरेक्ट कर देंगे और ये पाई बॉन्ड के थ्रू करेंगे, ठीक है। अगर एक नेगेटिव चार्ज है और एक पाई बॉन्ड है तो नेगेटिव चार्ज फटाक से भाग के अटैक करता है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताऊं या फिर रेट कंपेयर करूं तो K1 विल बी मोर देन K2, ठीक है। तो इस तरीके से हम एल्कीन की जो है स्टेबिलिटी बताते हैं। अगर मैं इसे एक क्वेश्चन दूं आपको, जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, यहाँ पे एक एल्कीन है, यहाँ पे एल्कीन है, यहाँ पे है OH, यहाँ पे है COH, ठीक है। और एक बार मैंने दिया आपको, यहाँ पे है NMe2 और यहाँ पे आपके पास OH, ठीक है। अगर मैं इसको नाम देती हूँ A, इसको नाम देती हूँ B, सिमिलरली अगर मैं इसको नाम देती हूँ A और इसको नाम देती हूँ B, आपको बताना है कि किस में रेट जो है फास्टर होगी। देखो, अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन, ये भी अपना जो है +M लगाएगा, लेकिन ये कार्बन है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन से लिंक्ड है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ही खींच लेता है, और ये खींच लेगा तो इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इससे अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ लेना चाहेगा, देना नहीं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचना चाहेगा, अपनी न्यूट्रलिटी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स खींचना चाहेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये दे रहा है। तो अगर हमें इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक कराना है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक कराना है तो किस में रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ए में रिएक्टिविटी ज्यादा होगी किससे, बी से। सिमिलरली अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं, एक बार तो OH लगा रहा है अपना +M, एक बार लगा रहा है NMe2। अब देखो कौन फास्टर लगाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इजीली डोनेट करेगा, मतलब जिसमें घमंड कम होगा वो इजीली जो है हेल्प करने के लिए आगे आएगा, है ना। मतलब कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका टेंडेंसी है कि ये डोनेट कर सके। अगर डोनेट कर सकेगा तो बी की रेट ज्यादा होगी ए से, ठीक है। तो ये था हमारा नंबर 1 फैक्टर। सेकंड वन है हमारे पास सेकंड है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैसे, अगर मेरे पास कोई एक कार्बोकैटायन है और एक बार मैंने यहाँ पे कोई G ग्रुप लगा दिया, अगर ये G ग्रुप एक बार मैंने NH2 लगा दिया और एक बार मैंने OH लगा दिया, तो करेगा क्या, जब ये इस कार्बोकैटायन के पास
OH ग्रुप लगा होगा, तो अगर ये कार्बोकेटायन है तो इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल्स है, मतलब कि ऐसे वैकेंट पी ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, वैकेंट पी ऑर्बिटल्स हैं, और इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये एक काइंड ऑफ इंटरमीडिएट है जिसकी स्टेबिलिटी हम +m से बता रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि इसको स्टेबल करने का काम करते हैं, लेकिन +m नंबर 1 फैक्टर जो होता है हमारा वो +m ही होता है। और ये +m क्या करता है, फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्टली इसके खाली ऑर्बिटल में, मतलब इसे खाली ऑर्बिटल में डोनेट करके इसको न्यूट्रल करने का काम करता है, ठीक है। तो इसको न्यूट्रल करके क्या बना देगा, ये C++OH पॉजिटिव, ठीक है, इस तरीके से न्यूट्रल करता है। अगर मैं एक बार यहीं पे NH2 लगा देती हूँ, इसी कार्बोकेटायन के साइड में NH2 लगा देती हूँ, तो ये भी जो है अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स देके इसको न्यूट्रल करेगा। लेकिन इन दोनों में से सबसे ज्यादा न्यूट्रल कौन करेगा, सबसे जल्दी न्यूट्रल कौन करेगा, नाइट्रोजन, मतलब कि जो हमारा अमीन ग्रुप लगा है वो। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम, और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी डोनेट कर देगा, और जल्दी डोनेट करेगा तो इसका +m है ज्यादा, जिसका +m ज्यादा होगा वो कार्बोकेटायन को इजीली और जल्दी स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के फैक्टर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन कैसे, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, मतलब कि बेंजीन क्या होती है, ये बेंजीन रिंग, देखो ये कोई बेंजीन रिंग है और इस पे मैंने डाल दिया इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ी होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन क्या होती है कि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ पे आके अटैक करेगा और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन या साइड में पॉजिटिव चार्ज, और ऐसे कोई 2 पाई बॉन्ड्स। और क्या होता है फिर नेक्स्ट स्टेप में, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट कर देता है, और फिर से यहाँ पे आ जाता है हमारे पास पाई बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रोफाइल है ना। तो ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। लेकिन क्या हो अगर मैं इसी बेंजीन में एक बार कोई NMa2 ग्रुप लगा दूं, ठीक है, और इसमें कोई ग्रुप नहीं था, तो करेगा क्या, क्योंकि इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये रिंग में डीलोकलाइज कर सकते हैं। और हमें पता है कि जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है वो एक कार्बोकेटायन ही बनता है, मतलब कि एक पॉजिटिव स्पीसी ही बन रहा है। और अगर इस पॉजिटिव स्पीसी में हम बाहर से वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कराते हैं बेंजीन रिंग में, तो वो करेगा क्या, इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। कहाँ, इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, मतलब कि इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ये रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और अगर मैं रेट की बात करूं, अगर इसकी रेट जो है वो K1 है ऊपर वाले की, और नीचे वाले की जो रेट है वो हमारी K2 है। अगर इसकी रेट K1 है, इसकी रेट K2 है, तो K2 विल बी ग्रेटर देन K1। इसी पे अगर मैं एक क्वेश्चन देखती हूँ, अगर क्वेश्चन देखूँ मैं, हमें रिएक्टिविटी ही बतानी है। रिएक्टिविटी कैसे है हमारी, रिएक्टिविटी कह रही है कि एक बार हमें बताना है कि मोस्ट रिएक्टिव जो स्पीसी है वो कौन सी, ठीक है। वन, एक बार मैंने यहाँ पे दिया ठीक है, मतलब हमें क्या बताना है कि मोस्ट रिएक्टिव बेंजीन डेरिवेटिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रोफाइल पे सबसे पहले सबसे जल्दी जो अटैक है वो कौन करेगा। देखो है सारी बेंजीन रिंग ही, फर्क क्या है, जो इनका साइड का डेरिवेटिव है वो एक बार यहाँ पे COOCH3 लगा है जो कि हमारा +m नहीं लगाता है, मतलब ये यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और फिर इस बेंजीन रिंग से वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, मतलब ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ये नहीं, इसका जो मतलब ये +m तो लगा ही नहीं रहा है। सेकंड केस में भी इसमें भी सेम केस है कि ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जो हमारी रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ऑक्सीजन पे डायरेक्ट लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डायरेक्ट इसमें डोनेट कर सकता है। अगर डोनेट कर सकता है तो ये ऑर्थो और
पहला पोजीशन पे जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ा देगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड कि मोस्ट रिएक्टिव जो स्पीसी है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज आर दिस थर्ड स्पीसी। ठीक है, इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट बचता है हमारे पास फोर्थ, जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट में भी पढ़ा था थोड़ा थोड़ा कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे इफेक्ट करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स को। और अब हमें पढ़ना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स बाय प्लस एम। ठीक है, तो प्लस एम क्या कह रहा है कि हमारा फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। देखो अगर हमारा कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है ऐसे, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, इसे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। कैसे? नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे H। ठीक है, ये हमारा कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है। ये जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं और इनकी जो रिएक्शंस होती है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ स्टडी की जाती है, मतलब न्यूक्लियोफाइल के साथ स्टडी की जाती है। इन पे कोई न्यूक्लियोफाइल डाला जाता है और वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक करता है। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि न्यूक्लियोफाइल चाहेगा कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो पॉजिटिव चार्ज लविंग है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो जितना ज्यादा होगा वो उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा। मतलब कि हमें पॉजिटिव चार्ज एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है किसका? रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड का। तो अगर मैं आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर दूं, बहुत सारे स्ट्रक्चर कैसे? एक बार मैंने यहाँ पे दिया आपको ऑक्सीजन के साथ OH, एक बार मैंने दिया आपको ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे OR, और एक बार मैंने आपको यहाँ पे दिया ऑक्सीजन के साथ NMe2। इनमें से मुझे बताना है कि मोस्ट रिएक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सा है। देखो होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में डोनेट करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये जो प्लस एम है वो यहाँ पे डोनेट करके इसको न्यूट्रल करने का काम जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है अल्टीमेटली, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर रहा है तो ये इसी पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, मतलब इसी पॉजिटिव चार्ज को कम कर दिया। अगर पॉजिटिव चार्ज को उसने कम कर दिया न्यूक्लियोफाइल को देखेगा ही नहीं। जब ये ऑलरेडी न्यूट्रलाइज हो चुका है तो न्यूक्लियोफाइल क्यों आएगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना? नहीं आएगा। तो इसका पॉजिटिव चार्ज हो चुका है कम। सिमिलरली ये ऑक्सीजन भी अपना जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देके यहाँ पे इसको न्यूट्रल करने का काम करेगा, और ऐसे ही जो ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कि प्लस एम मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी सबसे ज्यादा है, तो NMe2 की सबसे ज्यादा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये इजीली डोनेट करेगा। उसके बाद OR का होगा या OH का, बताओ। ये चीज मैं आपको 2 लेक्चर पहले बता चुकी हूँ कि OH का प्लस एम ज्यादा होता है OR से। क्यों? एंगल का डिफरेंस में हो जाता है, एंगल का डिफरेंस होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। ये प्लेन में होता नहीं है ये R ग्रुप, उसकी वजह से जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं कर पाता है। मतलब कि OH का प्लस एम ज्यादा है OR से। लेकिन अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करूँ या फिर मैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करती हूँ तो रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, मतलब कि इसकी सबसे कम हो गई, क्योंकि ये मौका ही नहीं दे रहा है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने का। ये तो भर भर के इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट कर रहा है, इसको भर भर के इलेक्ट्रॉन्स को अपने डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं। तो ये तो लीस्ट स्टेबल हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है ये, मतलब कि इसके जो ये भी न्यूट्रलाइज कर रहा है लेकिन इस स्पीसीज से कम कर रहा है, तो ये हो गया ऐसे। मतलब कि अगर मैं इसको 1 नाम दूं, इसको 2 और इसको 3, तो 2 इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, 2 इज मोस्ट रिएक्टिव देन 1 देन 3। और ये किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में, मतलब कि विद न्यूक्लियोफाइल इनकी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो ये होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़ सकते हैं। तो देखो मैंने प्लस एम आपको पूरा एक्सप्लेन किया, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी एप्लीकेशन पार्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, ये सब जो एप्लीकेशन होते हैं ये होते हैं पहले। यहाँ पे हमारा प्लस एम खत्म होता है। प्लस एम की डेफिनेशन से, स्ट्रेंथ से लेके उसकी अगर हमने एप्लीकेशन पार्ट जो है वो सब हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा माइनस एम जो इसी का रिवर्स है। तो आप प्लस एम के कंसेप्ट रिवाइज कीजिए कि अगर प्लस एम में ये फैक्टर्स हैं तो माइनस एम में क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, और खुद से जो है कंपेयर करके देखिए कि किस तरीके से हम जो है माइनस एम को प्लस एम की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं।
बाकी मैं तो करूँगी ही एक्सप्लेन, लेकिन क्योंकि अभी टाइम हो चुका है तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं -m के साथ। और अभी जो है जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे +m की एप्लीकेशन के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो करिए। अगर कहीं पे डाउट आता है, कहीं पे दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। थैंक यू, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।